नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्र ने कैराना से कथित पलायन पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम आज करेगी दौरा। सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज। पंजाब नेशनल बैंक ने 11,000 करोड़ के 913 विलफुल डिफॉल्टरों की सूची जारी की। किंगफिशर के साथ सरकारी संस्था नेफेड का भी नाम शामिल। सेबी ने डिफॉल्टरों से वसूलेगा 55,000 करोड़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 47 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 15 महिलाएं भी शामिल। नारायणपुर मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। पूर्वोत्तर पहुंचा मानसून। उत्तराखंड में 48 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में कई राज्यों में उमस से बेहाल लोग। और चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल के लिए भारत का दावा मजबूत। दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। आखिरी लीग मुकाबले में कल ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। केंद्र सरकार ने कैराना से लोगों के कथित पलायन पर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच आज बीजेपी के 7 सदस्यों का दल कैराना जाएगा। इस मसले पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। मायावती ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे से बड़ी तादाद में लोगों के पलायन का मुद्दा सुर्खियों में है। इस पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बताया। इतना ही नहीं बल्कि इसकी आड़ में यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद कराने के भी इनकी बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी। इस घिनौनी राजनीतिक साजिश को यहाँ बीजेपी से मिली सपा सरकार तो विफल नहीं कर सकी, किंतु इसको यहाँ मीडिया ने ही विफल किया है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। तमाम एक बिल्डअप एटमॉस्फेयर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लोगों को बांटा जाए धर्म के नाम पर, और विशेष रूप से केंद्रीय सरकार जिस राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करती है उसमें वो आगे है। इधर कैराना पलायन की सूची जारी करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का कहना है कि मामले के सत्यापन में प्रशासन दबाव डालकर लोगों के गलत बयान दर्ज कर रहा है। सूची पर सवाल उठाए यहाँ के शासन ने, प्रशासन ने, और वो दबाव में उठवाए उनसे ताकि वो असली मुद्दे से भटका सकें। असली मुद्दा कानून व्यवस्था का है। उसको भटकाने के लिए 2 विषय आए। पहले तो इसको कम्युनल कलर दिया गया कि सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई है, उसमें सफल नहीं हुए तो सूची को झुठलाने का प्रयास किया गया। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये मुद्दा छाया था। पार्टी ने पलायन पर चिंता जताते हुए एक समिति बनाई है जो कैराना जाकर हालात की समीक्षा करेगी। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। 15 साल पहले चले गए, 10 साल पहले चले गए, वो काम की वजह से चले गए, कुछ हमारी सरकार बनने से पहले चले गए, लेकिन आरोप ये कि समाजवादी लोगों ने, हमने उन्हें भगा दिया। मैं समझता हूँ ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मथुरा में कामयाब नहीं हो पाए, अब ये कैराना ढूंढ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के चलते पलायन के आरोपों को नकार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक पिछड़ापन इसके लिए जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से 300 से ज्यादा हिंदू परिवारों की सूची जारी करके उनके पलायन का दावा किया था। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी, कैराना। और हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह से बात की हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शरण ने। आपने जो सूची जारी की उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान हैं, लेकिन आप क्या अभी भी अपने बयान पर कायम हैं? बिल्कुल पूर्णतः कायम हूँ, कायम रहूंगा। तो यहाँ पर जो लोग निकले हैं, जो लोग गए हैं, उन आपका कहना है कि वो लोग सताए गए हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है? बिल्कुल ये कहना है। नहीं, लेकिन हमने भी कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण भी कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं।
आप क्योंकि यहाँ के मैं क्यों डिनाई करूं किसी बात को भी। अगर किसी आदमी ने अपना कोई आदमी घर छोड़ के गया, मजबूर होके गया, हो सकता है उसने अपने बेटर एवेन्यूज में तलाश कर लिया हो। ये तो कोई अद्भुत बात नहीं है। आपका एक लंबा राजनीतिक करियर है, 40 साल से लगातार इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहने का आपको मौका मिला है। जो सवाल उठ रहा है कि ये जो टाइमिंग है कि कहीं ये इसको राजनीति से प्रेरित कई लोग मान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें राजनीतिक आपकी तरफ से तो कोई नहीं हो रही है? मेरी तरफ से कोई राजनीति नहीं हो रही। 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2013 में ये घटनाएं शुरू हो गई थी। अब 2013 में तो 4 साल थे चुनाव में, हम सोचे कि बैठते कि नहीं, जब हम 2016 में उठाएंगे इस बात को। 2013 में हमारे बयान और हमारे सभी लोगों के बयान असेंबली में होते थे। हम बार बार सरकार से मांग करते, सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। गुंडे और स्वच्छंद होते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई, उनकी हिम्मत बढ़ती गई, उनको संरक्षण बढ़ता गया। तो नहीं, फिर दूसरा सांप्रदायिकता भी है सही इसमें? कहीं कहीं हिंदू मुसलमान के बीच की घटना है कि खाली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ, बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास चल रहा है, ताकि वो गुंडे तो अलग हट जाएं और इसको सांप्रदायिक रंग दे करके हम हिंदू मुसलमान का मामला बना दें, ताकि ये हो सके कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि लगभग सभी राज्य जीएसटी के पक्ष में हैं। मंगलवार को कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य कर की अधिकतम सीमा तय करने के खिलाफ हैं। उन्होंने मॉनसून सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद भी जताई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर आम राय बनाने के लिए मंगलवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। कोलकाता में हुई इस बैठक में जीएसटी पर विस्तार से चर्चा हुई और राज्यों ने अपने सुझाव रखे। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य नए कर ढांचे के पक्ष में हैं और बिल में कर की अधिकतम दर का उल्लेख करने के खिलाफ हैं। There was a complete consensus on the fact that there should be no constitutional cap, because contingencies might arise in future as far as the quantum of taxation fixed by the GST Council is concerned. It is best left to the discretion of the Council. जीएसटी को लागू करने की तारीख पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद जताई। We will try our best to see that the constitutional amendments are approved in the monsoon session, and therefore by the end of the year we must have the CGST and the SGST legislations in place. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में बीजेपी की वजह से ही बिल अटका हुआ था। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर सरकार संशोधन मान लेती है तो बिल 2 मिनट में पास हो जाएगा। उसको जो बीजेपी डाइल्यूट करना चाहती है, हम कहते हैं कि उसमें कुछ संशोधन किया जाए, तो हमारी जो संशोधन है उनको और हमारे जो दूसरे विपक्ष के साथी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको कंसीडर किया जाए, तो 2 मिनट में जीएसटी पास होगा। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और ये राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस ने बिल पर कुछ संशोधन रखे हैं। पार्टी चाहती है कि कर की अधिकतम दर 18% हो और बिल में इसका प्रावधान भी हो। विपक्षी दल केंद्र और राज्यों के बीच विवाद निपटारे के लिए स्वतंत्र व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब नेशनल बैंक ने 913 विलफुल डिफॉल्टरों की सूची जारी की है। इनमें किंगफिशर एयरलाइंस और नेफेड भी शामिल हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर बैंक का 11,486 करोड़ रुपए बकाया है। बड़े डिफॉल्टरों में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 597 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके अलावा विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी पर 900 करोड़ रुपए, फॉरएवर प्रीशियस ज्वेलरी एंड डायमंड्स पर 748 करोड़ रुपए बकाया हैं। सरकारी संस्थान नेफेड पर भी बैंक का करीब 224 करोड़ रुपए बकाया है। बाजार नियामक सेबी ने डिफॉल्टरों के पास फंसे 55,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। सेबी ने 2013 से अब तक 900 वसूली प्रक्रियाएं शुरू की थी और इसमें से 200 से ज़्यादा मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इन मामलों में कुल 55,000 करोड़ रुपए लिए जाने हैं, जिनमें से करीब 53,000 करोड़ रुपए से जुड़े मामले पिछले वित्त वर्ष के ही हैं। 2,500 के ज़्यादा मामलों में जब्ती के नोटिस भी दिए जा चुके हैं, जिसमें से 600 नोटिस 2015-16 में जारी किए गए। वहीं 2007 मामलों में 250 करोड़ रुपए रिकवर किए जा चुके हैं।
सेबी के मुताबिक इन डिफॉल्टरों ने ये रकम ऊंचे रिटर्न का वादा कर निवेशकों से जुटाई थी। अब निवेशकों को उनकी रकम वापस लौटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की PMLA अदालत में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई थी। बैंक कर्ज घोटाला मामले में माल्या के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गैर जमानती वारंट समेत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं। इससे पहले ईडी माल्या की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। उन पर अलग अलग बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 29 पन्ने का ज्ञापन सौंपा और कई मांगे रखी। इसमें कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने, मुल्ला पेरियार बांध में जल स्तर जो है उसे बढ़ाकर 152 फुट करने की मांग की गई है। उन्होंने कुडनकुलम परमाणु बिजली घर की दूसरी इकाई जल्द चालू करने का अनुरोध भी किया। जयललिता ने राज्य में एम्स की स्थापना करने की मांग की ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। संसदीय सचिवों के मसले पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई है। राष्ट्रपति से विधेयक के लौटाने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। संसदीय सचिव बिल के राष्ट्रपति से नामंजूर होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो ना तो काम करते हैं और ना ही करने देना चाहते हैं। ना तो खुद काम करेंगे और ना दूसरों को काम करने देंगे। बताओ, इन सारे लोगों को अगर आप डिस्क्वालीफाई करके घर बिठा दोगे तो इससे इनको क्या मिल क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी कहते हैं सोनिया गांधी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही बिकॉज उनको हार पच नहीं रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे, आपको दिल्ली की हार नहीं पच रही है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी सरकार की नैतिक हार बताया है। साथ ही उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। ये पूरा मसला जो डिस्क्वालिफिकेशन का चल रहा है वो महामहिम राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के पास है। ऐसे में जब आप इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर आक्रमण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो संवैधानिक पद हैं उसके क्रेडिबिलिटी को कम करने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति के फैसले का स्वागत किया है। इस बिल को राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट कर दिया, केंद्र सरकार ने रिजेक्ट करा। राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट करा है। ये बिल ना केवल सैद्धांतिक रूप से, ना केवल नैतिकता के आधार पे, बल्कि कानून और प्रोसीजर के आधार पर भी ये बिल गलत था। वहीं कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे योगेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के फैसले पर ही सवाल उठाए हैं। असली सवाल ये है कि ये बिल आने की नौबत क्या पड़ी थी? ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली में जहां केवल एक संसदीय सचिव बनाने का कानून है वहां 21 संसदीय सचिव क्यों बनाए गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2015 को 21 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था, जबकि जून 2015 में इससे जुड़ा बिल विधानसभा में पारित किया गया, जिसके बाद 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अलग अलग याचिकाएं राष्ट्रपति के पास और दिल्ली हाईकोर्ट में दी गईं। राष्ट्रपति ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से सलाह मांगी। निर्वाचन आयोग ने 21 विधायकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति के फैसले से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने 21 विधायकों की विधायकी को सही ठहराने के लिए पार्टी और सरकार कई तरह की दलीलें सामने ला रही है, लेकिन क्या इनकी दलीलें कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि जानकार मानते हैं कि इनकी नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई ही नहीं है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के आरोप में पार्टी से निकाल दिया है। जिन विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया है उनमें संजय प्रताप जायसवाल, माधुरी वर्मा, विजय दुबे, मोहम्मद मुस्लिम, दिलनवाज खान और काजिम अली खान शामिल हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में 4 विधायकों को निलंबित कर चुकी है। कुछ विधायकों के खिलाफ शिकायतें थीं कि उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया है, उनको पार्टी से
निकाल दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित बस्तर जिले में 47 नक्सलियों ने कल आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल हैं। समर्पण करने वालों में से कई इनामी नक्सली भी हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दरभा और पखनार क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे थे। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं नारायणपुर जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। कुल 47 माओइस्ट ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 32 माओइस्ट पुरुष है और 15 माओइस्ट महिला है। ये सरेंडर को मिलाकर आज तक जो दिसंबर 2015 से जो आपने चालू किया है मिशन 2016, 340 माओवादी अभी तक समर्पण कर लिए हैं और समर्पण के दौरान इनको 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दूषित पानी पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 200 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। घटना के खड़वली इलाके में यह सामने आई है घटना। बीमार लोगों में 43 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पास में बहने वाली खड़वली नदी में एक निजी कंपनी ने जहरीला रसायन छोड़ा है, जिसके बाद इलाके में हर तरफ बीमारी फैल गई। खड़वली नदी के आसपास करीब 100 गाँव में पीने का पानी का बड़ा स्रोत है ये नदी। लोग नदी के पानी को फिल्टर किए बिना इस्तेमाल करते हैं। इधर प्रशासन घर घर जाकर बीमार लोगों का सर्वे कर रहा है। जुलाब हो गए, सेंटर में एडमिट किया था तो भी फर्क नहीं पड़ा। 5 ग्लूकोज चढ़ाए तो भी नहीं फर्क पड़ा। बच्चे को भी हो गया मेरा। पानी जो है तो नदी है, इसमें से एक कुआं है, कुआं के अंदर कलेक्ट किया जाता है। उसके अंदर टी-शर्ट डाल के फिर ये पानी छोड़ते थे पीने के लिए। हाँ, सैंपल कलेक्ट करके भेजा है, उसका कल 11 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगा। खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुई है। मई में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.79% हो गई। अप्रैल में थोक महंगाई दर 0.34% रही। इसकी वजह सब्जियों, दालों, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा रहा। मई में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 4.23% से बढ़कर 7.88% रही। वहीं सब्जियों की महंगाई दर 2.21% से बढ़कर 12.94% रही। हालांकि दालों की महंगाई दर 35.56% पर स्थिर रही। मई में अंडा, मांस और मछली की महंगाई दर बढ़कर 9.75% रही। इसके अलावा फलों और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी तेजी दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है। इसके तहत तालाब समेत सिंचाई के दूसरे साधनों की स्थिति का पता लगाने के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है। टीम बुधवार तक इन जिलों का दौरा करेगी। साथ ही टीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। टीम भूमिगत जल को बढ़ाने और लघु सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए रास्ते भी सुझाएगी। और अब बात मानसून की, जिसने पूर्वोत्तर भारत में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में अगले 4 दिनों में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक असम के आगे मानसून के बादल सिक्किम की राजधानी गंगटोक तक जा पहुंचे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में भी मानसून की बारिश शुरू हो गई है। वहीं उत्तराखंड में 48 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के निचले और पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, तो गोवा में सैलानी बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बीचेस में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा मौसम तो हमें हिमाचल वगैरह में या कहीं और मिलता है, पर गोवा में मौसम बहुत अच्छा है।
गोवा में आने के लिए सबसे बेस्ट मौसम ये है आने के लिए। रेनी सीजन बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है टूर का। और वैसे भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। सब बीच पे जा रहे हैं, मार्केट में भी गए, मार्केट भी अच्छा है, सब तरह से फुली एंजॉयड हो रहा है। केरल में मॉनसून के देरी से पहुंचने के बाद अब महाराष्ट्र में इसके 16 जून के बाद ही आने की उम्मीद है। ऐसे में सूखा पीड़ित राज्य में किसानों को बुआई धीमी रखने की सलाह दी गई है। इधर ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अब भी लोग भारी गर्मी और उमस से परेशान हैं। गर्मी की वजह से उत्तर प्रदेश में पशु पक्षियों को भी जान गंवानी पड़ रही है। उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें हीट स्ट्रोक से मरे हुए पाए गए और इसी तरह एक आध जगह से और सूचना तो प्राप्त हुई, लेकिन उनकी डेड बॉडी प्राप्त नहीं हो पाई। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट तो आई है, लेकिन उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश की बात कही है, लेकिन गर्मी और उमस से परेशान उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल मॉनसून के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ऑरलैंडो के नाइट क्लब में हुई गोलीबारी की घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है। ओबामा ने बंदूक कानून में बदलाव का समर्थन करते हुए कहा कि हथियारों से चरमपंथियों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को दूर रखना जरूरी है। ओबामा ने अमेरिकी मुसलमानों और प्रवासियों को लेकर दिए गए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की भी निंदा की है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑरलैंडो नाइट क्लब हमले के बाद के हालात पर चर्चा के लिए मंगलवार को सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। ओबामा ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ऑरलैंडो की घटना को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा माना जाए। उन्होंने कहा कि हमलावर इंटरनेट पर मौजूद कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है। ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं उससे चरमपंथियों को ताकत मिलेगी। Because that's not the America we want. It doesn't reflect our democratic ideal. It won't make us more safe, it will make us less safe. Fueling ISIL's notion that the West hates Muslims, making young Muslims in this country and around the world feel like no matter what they do, they're going to be under suspicion. रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि इस्लामी देशों से आ रहे शरणार्थी चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स ने भी ट्रंप की आलोचना की है। इधर अमेरिकी मुस्लिमों से जुड़ी संस्था CAIR ने ऑरलैंडो गोलीबारी की निंदा करते हुए कहा है कि कुछ मानसिक रोगी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। We offer condolences to the families and we pray for the recovery of the survivors. This is a hate crime, plain and simple. We condemn it in the strongest possible terms. ऑरलैंडो गोलीबारी के बाद अमेरिकी बंदूक कानून में बदलाव की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। डेमोक्रेटिक नेता बर्नी सैंडर्स के बाद अब राष्ट्रपति ओबामा ने भी कहा है कि आसानी से बिक रही बंदूकों से देश को खतरा है। अमेरिका में पिछले 1 साल में गोलीबारी की 28 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें करीब 125 लोग मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रांस में प्रस्तावित श्रमिक कानूनों के विरोध में मंगलवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। इन झड़पों में करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। पेरिस में करीब 80,000 लोगों की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 10 मई को फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने श्रम कानून में बदलाव का मसौदा पेश किया था। तब से पूरे देश में श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित कानून के तहत काम के घंटे बढ़ाए जाने के अलावा नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। और अब खेल की खबरें। दक्षिण कोरिया पर जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। मंगलवार को SV सुनील और N थिमैया के शानदार गोल से भारत ने कोरिया को 2-1 से हरा दिया। 39वें मिनट में भारत के SV सुनील ने गोल किया और भारतीय टीम को बढ़त दिला दी। खेल खत्म होने से 3 मिनट पहले कोरियाई खिलाड़ी जे किम ने गोल करते हुए स्कोर को बराबरी पर ला दिया, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद N थिमैया ने जवाबी गोल दागकर भारत को निर्णायक बढ़त दिला दी।
भारत की 4 मैचों में ये दूसरी जीत है और वो 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। दूसरी तरफ कोरिया को 4 मैचों में तीसरी हार का सामना करना पड़ा और वो फाइनल की होड़ से बाहर हो गया है। अब कल आखिरी लीग मुकाबले में भारत के सामने विश्व चैंपियन और नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी। भारतीय टीम आज तीसरे और आखिरी वनडे मैच में जिम्बाब्वे को हराकर क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। टीम इंडिया दूसरा वनडे 8 विकेट से जीतकर 2-0 से सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। पहला वनडे भारत ने 9 विकेट से जीता था। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2013 में 5 मैचों की वनडे सीरीज 5-0 से और 2015 में 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीती थी। भारत अगर इस बार भी क्लीन स्वीप करता है तो यह जिम्बाब्वे पर लगातार तीसरी वनडे सीरीज क्लीन स्वीप होगी। युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया ने अब तक बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से हेडलाइंस। केंद्र ने कैराना से कथित पलायन पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम आज करेगी दौरा। सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज। पंजाब नेशनल बैंक ने 11,000 करोड़ के 913 विलफुल डिफॉल्टरों की सूची जारी की। किंगफिशर के साथ सरकारी संस्था नेफेड का नाम भी शामिल। सेबी डिफॉल्टरों से वसूलेगा 55,000 करोड़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 47 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। 15 महिलाएं भी शामिल। नारायणपुर मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। पूर्वोत्तर पहुंचा मानसून। उत्तराखंड में 48 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में इस समेत कई राज्यों में उमस से बेहाल लोग। और चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल के लिए भारत का दावा मजबूत। दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। आखिरी लीग मुकाबले में कल ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।